हमेशा की तरह बिना अलार्म बजे ही आँख खुल गई। वर्षों से नींद कहाँ आती है तुम बिन, ऐसा लगता है सदियाँ बीत गई हैं गहरी नींद सोए हुए। लगातार रिमझिम बारिश में भीगी रात भी मेरी तरह बहुत उदास थी। मैं रोज की तरह बालकनी में आकर बैठ गई। तभी बादलों की ओट से निकले चांद की अद्भुत छटा मुझे यानी तुम्हारी वर्षा को ले गई, जीवन की उदासियों से दूर 25 वर्ष पूर्व के सुनहरे अतीत की स्मृतियों में। मामा जी की बेटी रितु का विवाह था। मम्मी 1 सप्ताह पहले चली गई थी। मैं पापा के साथ विवाह वाले दिन शाम को पहुंची थी। देर से पहुंचने की सज़ा ये मिली कि मुझे पूरी शादी भर रितु के साथ ही रहना था। द्वार पूजा के बाद जयमाल और उसके बाद पूरी शादी भर मैंने महसूस किया तुम्हारी 2 जोड़ी आँखों को अपने आसपास। सप्तपदी के बाद जब पंडित जी ने वर-वधू को ध्रुव तारा देखकर उससे अपने 7 जन्मों तक साथ निभाने का आशीर्वाद लेने को कहा, तब रितु की तरफ मैं और अरविंद जीजा जी की ओर तुम खड़े थे। उस रात भी आकाश में एक ओर ऐसा ही चांद अपनी पूरी आभा के साथ मुस्कुरा रहा था, दूसरी ओर तुम मुस्कुरा रहे थे। सभी ने उस समय हम दोनों का खूब मजाक बनाया था, ये कह कर कि वर-वधू के साथ हमने भी चांद को साक्षी मानकर ध्रुव तारे का आशीर्वाद ले लिया और मैं उसी समय शर्माकर भाग गई थी। रितु की विदाई के समय भी मैं जहाँ बार बार छिप रही थी, तुम्हारी खोजी निगाहें वहीं पहुँच जाती थी। आंखों ही आंखों में हमने जाने कितने वादे कर लिए और जाने कितनी कस्में ले लीं। बारात चली गई और साथ ही तुम भी। ना तुमने कुछ कहा न मैंने। रितु की विदाई के बाद मैं सबके साथ लखनऊ आ गई, लेकिन केवल शरीर से, मन तो अनजाने में ही तुम्हारे पास छूट गया था। न तुम्हारा नाम मालूम था न पता, बस उन 2 जोड़ी आंखों की गहराई में लहराता समंदर याद था जिसमें मैं डूब गई थी। वापस आकर यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया था। बीएससी की पढ़ाई भी बीटेक से ज़्यादा कठिन है, ये अब पता चल रहा था। पापा भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उन्होंने दूसरे अभिभावकों की तरह कभी किसी तरह का दबाव नहीं डाला और न हम दोनों भाई बहनों में कोई भेदभाव किया, जबकि मम्मी आम स्त्रियों की तरह मुझे हर गुण में पारंगत करने के लिए प्रयासरत रहती। अंबर भैया मुझसे 1 साल बड़े थे। वे बीटेक कर रहे थे और हॉस्टल में रहते थे। घर में एक छत्र मेरा ही राज चलता था, पर आजकल मैं पहले की अपेक्षा कुछ शांत रहने लगी थी, जिसे मम्मी ने अपनी शिक्षाओं का असर और पापा ने पढ़ाई का प्रेशर मान लिया था। इसलिए जब तब समझाते रहते थे। वे कहाँ जानते थे मेरे दिल में उठे तूफान के बारे में। समय अपनी गति से भाग रहा था। पापा ने इस बार मेरे जन्मदिन पर नया स्मार्टफोन खरीद कर दिया था, जिसका मम्मी ने थोड़ा विरोध किया था, पर पापा के समझाने पर मान गई थी। नए फ़ोन में अपने दोस्तों के नंबर सेव कर रही थी तो तुम्हारी बहुत याद आई, लेकिन मेरे पास उस रात की मीठी याद के सिवा कुछ न था। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के अंतिम सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले उनकी फेयरवेल होनी थी, जिसकी तैयारियां हो रही थी। सेकेंड ईयर के छात्रों पर पूरी जिम्मेदारी थी और फर्स्ट ईयर के छात्र सहयोग कर रहे थे। जो प्रोग्राम होने थे उनकी लिस्ट बन गई थी। बस गीत संगीत का एक ऐसा कार्यक्रम होना था जो पूरी तरह गुप्त रखा गया था। उसमें केवल प्रथम वर्ष और अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को भाग लेना था। शनिवार का दिन था। दिन में 2 बजे से फेयरवेल थी। विश्वविद्यालय के सभागार में छात्र छात्राएं एकत्र थे। मेहमान और मेज़बान क्लास के छात्र छात्राओं के अलग अलग ड्रेस कोड थे। मेज़बान का रंग पीला और मेहमानों के लिए नीला रखा गया था। मैंने भी पहली बार पीली शिफॉन की साड़ी पहनी थी और खुले बालों में पीला क्लचर लगाया था। एक एक करके सभी कार्यक्रम हुए। सभी एक से एक थे। सबसे अंत में आरंभ हुआ गीत संगीत का अनूठा कार्यक्रम की होस्ट सेकेंड ईयर की छात्रा नीतिका ने अनाउंस किया। अब आ रहे हैं आपके सामने फाइनल ईयर के छात्र बादल और फर्स्ट ईयर की छात्रा वर्षा, और इन्हें प्रस्तुत करना है कोई ऐसा गीत जिसमें शामिल हो इनका खुद का नाम। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अगले ही पल जो मुझे स्टेज पर दिखा वो अप्रत्याशित था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये स्वप्न है या हकीकत। मैं सम्मोहित सी बस एकटक स्टेज की ओर देख रही थी। पाँव वहीं अपनी जगह पर जम गए थे। वो अजनबी जिसे रोज़ ख्वाबों में देखती थी आज मेरे सामने खड़ा था।
मैं ना जाने कब तक यूं ही सम्मोहित सी खड़ी रहती, लेकिन नीतिका ने फिर अनाउंसमेंट किया, फर्स्ट ईयर छात्रा वर्षा सिंह, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। नीतिका की आवाज़ कान में पड़ते ही मैंने खुद को संयत किया और स्टेज पर पहुंच गई। अचानक यूं मुझे अपने सामने देखकर तुम भी अपलक देखते रह गए थे। तभी नीतिका ने कहा, प्लीज़ बिग हैंड फॉर बादल एंड वर्षा। तालियों की गड़गड़ाहट थमते ही हम दोनों ने अपने माइक संभाल लिए और गाना शुरू कर दिया। मेरी किस्मतों को मिले हाथ तेरे, फिर से लकीरें दिखने लगीं, देखा तुम्हें तो ऐसा लगा है जैसे ये आंखें धड़कने लगीं। हमारा गीत समाप्त हुआ और तालियों के बीच हम एक दूसरे से बिना कुछ कहे अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। उसके बाद क्या क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मेरे ख्यालों में अभी भी तुम थे। समारोह समाप्त होने पर मैं सहेलियों के साथ बाहर निकली और गेट पर ड्राइवर का वेट करते हुए तुम्हारे बारे में सोच रही थी कि आज तुम मुझे इतने दिन बाद मिले और फिर से खो गए इस भीड़ में। अब तो फाइनल के स्टूडेंट्स सीधे एग्ज़ाम देने आएंगे, अब कैसे मिल पाऊंगी तुमसे। सोचते सोचते आंखें बरसने लगी और साथ ही आकाश में बड़ी तेज सी छाई घटाएं भी बरसने लगी। थोड़ी ही देर में रिमझिम बारिश घनघोर वर्षा में बदल गई और मैं वापस गेट के अंदर आ गई। अंदर कई ईयर के स्टूडेंट्स थे जो आपस में आज के समारोह की चर्चा में व्यस्त थे। मैं चुपचाप एक ओर खड़ी हो गई। पहली बार साड़ी पहनी थी, उस पर से बारिश मुश्किल से संभाल रही थी उसको और मन ही मन ड्राइवर के ऊपर गुस्सा हो रही थी। तभी आवाज़ आई, आप गाती बहुत अच्छा है। निगाह उठाई तो सामने तुम खड़े थे। अचानक से दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी गेट पर मुझे अपनी गाड़ी दिखी। मैंने जल्दी से तुमसे कहा थैंक्स, और आप भी। अपनी साड़ी संभालते हुए गेट से निकलकर गाड़ी में जा बैठी। ड्राइवर ने गाड़ी घुमाई तो मैंने कनखियों से देखा तुम अभी भी खड़े थे। घर पहुंचने तक न बारिश की रफ्तार कम पड़ी थी न धड़कनों की। मैं जल्दी से भागकर अपने कमरे में पहुंच जाना चाहती थी। तभी मम्मी ने टोक दिया, आओ जल्दी से कपड़े बदल कर आ जाओ, आज मंदा ने पकोड़े बनाए हैं। मुझे भूख नहीं है मम्मी, कहते हुए मैं अपने कमरे की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। संभल कर चढ़ो नहीं तो साड़ी फंस जाएगी। जाओ कपड़े बदल कर आ जाओ और कम से कम चाय पी लो। मैं बिना कोई जवाब दिए अपने कमरे में आ गई। कपड़े चेंज करके खिड़की के पास खड़ी हो गई। घनघोर बारिश रिमझिम बारिश में बदल गई थी। मैंने अपनी धड़कनों पर काबू पा लिया था। तभी मंदा ने दरवाज़ा खटखटा कर कहा, दीदी माँ जी बुला रही हैं। मैं नीचे आकर चाय पीने लगी। पापा भी आ चुके थे। मुझे कुछ ज़्यादा शांत देखकर पापा ने कहा, तुम लोगों की फेयरवेल पार्टी कैसी हुई? अच्छी हुई। मैं छोटा सा उत्तर देकर चुप हो गई। लगता है तुम बहुत थक गई हो, जाओ अब आराम करो। हाँ पापा, मुझे तो वहाँ से हटने का बहाना ही चाहिए था, इसलिए मैंने कहा, मम्मी मैं रात में खाना नहीं खाऊंगी, अभी सो जाऊंगी और सुबह जल्दी उठकर पढ़ूंगी। मम्मी ने स्वीकृति में सिर हिलाया और मैं तो जैसे अवसर ही खोज रही थी वहाँ से हटने का, इसलिए तुरंत वहाँ से उठी और अपने रूम में आकर बेड पर लेट गई तथा थकान की वजह से वास्तव में मुझे जल्दी नींद आ गई। फिर ख्वाबों में मैं और तुम चांदनी रात में एक बहुत खूबसूरत उपवन में खड़े थे। नीला विराट आकाश अनगिनत सितारों से भरा था। उस उपवन में एक बड़ा सरोवर था जिसमें बहुत से कमल थे, लेकिन उनकी पंखुड़ियां सूर्य के प्रेमिल स्पर्श की प्रतीक्षा में बंद थीं और उसी के किनारे लगे हुए पारिजात वृक्ष पर अगणित पुष्प खिल चुके थे। मैं तुम्हें देख रही थी और तुम मुझे, एक दूसरे में खोए हुए उसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। पता नहीं कितनी देर तक चांदनी रात ढलने लगी थी। चांद अपनी प्रेयसी के अंक में समाने की तैयारी में था। तभी तुमने कहा था, वर्षा, इस पारिजात से जो भी मांगो वो पूरा हो जाता है और आज मैं इससे हम दोनों का साथ मांगता हूँ। तुम्हारे इतना कहते ही पारिजात के पुष्प झड़ने लगे थे मेरे और तुम्हारे ऊपर। शायद तुम्हारी मनोकामना पूरी हो गई थी और तभी मैं जोर से चिल्ला पड़ी थी, मेरी भी विश पूरी हो गई, मेरी भी विश पूरी हो गई। अगले ही पल मम्मी मुझे जगा रही थी और हंसते हुए कह रही थी, कौन सी विश पूरी हो गई? तुम तो सुबह उठने वाली थी और अब 8 बज रहे हैं। उठो, तुम्हारी फ्रेंड वान्या का फ़ोन आया था मेरे पास, उससे बात कर लेना। कितनी बार तुम्हारे सेल पर उसने फ़ोन किया पर तुमने उठाया ही नहीं। लगता है सपना बहुत सुंदर था। मम्मी कहकर चली गई, पर तुम अभी भी मेरे ख्वाबों में थे। थोड़ी देर बाद जब स्थिति सामान्य हुई और मैंने फ़ोन देखा तो सच में
वान्या की 4 मिस्ड कॉल पड़ी हुई थी। मैंने उसे फ़ोन लगाया तो कहने लगी, तू भी क्या घोड़े बेचकर सोती है, इतनी बार फ़ोन किया और तूने उठाया नहीं। अरे छोड़ वो सब, बता तूने फ़ोन क्यों किया था। 10 बजे कॉलेज आ जाना, लाइब्रेरी में तेरे लिए एक सरप्राइज़ है। मैं धीरे धीरे तैयार हो रही थी और तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। मन अभी भी पारिजात के नीचे ही भटक रहा था और जीवन भर के लिए मेरे हाथ तुम्हारे हाथों को पकड़ लेना चाहते थे। काश ये सपना सच हो जाता। तैयार होकर मैंने पूजा घर में देवी माँ के हाथ जोड़े और मन ही मन बस तुम्हें जीवन साथी के रूप में मांग लिया। कहीं भी जाने का मन नहीं था। उस दिन मैं सारे समय तुम्हारे ख्वाबों में रहना चाहती थी, पर ये वान्या भी ना, इसको तो बेवकूफ़ी भरे सरप्राइज देते की आदत है। अगले हफ्ते से सेमेस्टर एग्ज़ाम है, उसकी चिंता नहीं है, बस सरप्राइज़ का खेल रही है, क्योंकि खुद तो बिना पढ़े ही पता नहीं कैसे अच्छे नंबर ले आती है और मुझे उसके जैसे मार्क्स के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। वर्षा, तैयार हो गई हो तो आकर नाश्ता कर लो और अपने पापा के साथ ही चली जाओ, क्योंकि आज ड्राइवर छुट्टी पर है और कल से बेमौसम बरसात हो रही है। ठीक है मम्मी। मैं भी जाकर पापा के साथ नाश्ता करने लगी। मंदा ने मेरी पसंद के आलू के पराठे बनाए थे। मेरा मन तो कहीं और ही तुम्हारे साथ भटक रहा था। मुझे इस तरह चुपचाप देखकर मम्मी ने कहा, पराठे अच्छे नहीं हैं क्या? मैंने कहा अच्छे हैं। फिर इतनी चुपचाप क्यों हो? तबीयत तो ठीक है? अगले सप्ताह से एग्ज़ाम है, चिंता होगी और क्या। मुझसे पहले पापा ने जवाब देकर हमेशा की तरह मम्मी के सवालों से मुझे बचा लिया। पर मम्मी तो मम्मी है, उनके चेहरे पर असंतोष ही झलक रहा था। इसलिए उन्होंने फिर से कहा, जाने का मन ना हो तो वान्या को फ़ोन करके मना कर दो। नहीं मम्मी, 9:30 बज चुका है और वान्या घर से निकल चुकी होगी, इसलिए मुझे जाना ही होगा। कोर्स तो पूरा हो चुका है हर सब्जेक्ट का, अब तो। कहकर पापा ने बात अधूरी छोड़ दी थी। वे शायद मेरे जाने का उद्देश्य जानना चाहते थे, लेकिन पूछा नहीं आगे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मैं जा रही हूँ तो ज़रूरी काम ही होगा। मैंने भी आज पापा की बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि कोर्स तो वास्तव में पूरा हो चुका था और मैं वान्या के अटपटे सरप्राइज जो वो अक्सर देती है के बारे में पापा से कुछ कहना नहीं चाहती थी। वान्या मेरी बचपन की सखी है। हमने हमेशा एक दूसरे की परेशानियों को अपना समझकर हल किया है। कुछ महीनों से मेरे मन पर छाए उदासियों के घेरे से वो अपरिचित नहीं है। कई बार उसने मेरे मन को कुरुदने की कोशिश की है, पर वो सफल ना हो सकी। आज क्या पता एग्ज़ाम से पहले कौन सा सरप्राइज़ देना चाहती है। मैं उपन्यास पढ़ने की शौकीन हूँ। बहुत दिनों से धर्मवीर भारती जी का उपन्यास गुनाहों का देवता पढ़ना चाहती थी। हो सकता है उसे कहीं से मिल गई हो और मैडम ने उसे ही सरप्राइज़ का नाम दे दिया हो। मन के पंछी की गति बहुत तीव्र होती है। हर क्षण विचारों के अनंत आकाश की ऊंचाइयों पर उड़ान भरता रहता है। अचानक से पापा ने गाड़ी रोकी तो मन के पंछी की उड़ान को विराम लग गया। गाड़ी कॉलेज के गेट पर पहुंच गई थी। मैं जल्दी से उतरकर लाइब्रेरी की ओर चल पड़ी। तभी पापा ने टोका, वापस कैसे जाओगी? आप चिंता न करें, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। पापा की चिंता जायज़ थी। कई बार वे मुझसे कार ड्राइविंग सीखने को कह चुके थे, लेकिन जब से एक बार मेरा स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ, मेरे मन में डर बैठ गया था और मम्मी भी नहीं चाहती थी, इसलिए ही एक ड्राइवर रखना पड़ा। सोचते सोचते मैं यंत्रवत लाइब्रेरी में पहुंच गई। इधर उधर निगाह दौड़ाई तो कोने की सीट पर वान्या बैठी दिख गई और पास में ही कोई लड़का भी बैठा था। उसकी केवल पीठ दिख रही थी। मैं जल्दी से चलकर उसके पास पहुंची तो वो फिजिक्स के नोट्स पढ़ने में मग्न थी। वान्या, कहाँ है तुम्हारा सरप्राइज? यही फिजिक्स के नोट्स जो तुम पढ़ रही हो? अरे नहीं, ये नहीं, वो है तुम्हारा सरप्राइज, तुम्हारे मन पर छाए उदासियों को दूर करने का इलाज। मैंने उधर देखा जिधर उसने इशारा किया था, तो तुम चले जा रहे थे। येलो टी शर्ट और ब्लू जीन्स में बहुत ही स्मार्ट लग रहे थे तुम। तुम्हारे हाथ में एक किताब भी थी। तुम पास की चेयर पर आकर बैठ चुके थे। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। तुम वास्तव में साथ बैठे थे। मेरा सपना सच हो चुका था। मेरे चेहरे पर कई रंग आ जा रहे थे। वर्षा, ये है बादल भैया, मेरी बुआ जी के बेटे हैं। बीएससी अंतिम वर्ष के छात्र हैं और यहीं हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन आजकल हॉस्टल छोड़कर मेरे घर पर रह रहे हैं। कल तूने इन्हीं के साथ गीत गाया था, ये कल बता रहे थे। तू पहले इनसे मिल चुकी है। मुझे कुछ ना बोलते देखकर तुमने कहा था, क्या हुआ वर्षा जी, आपको याद नहीं आया?
कुछ महीने पहले एक दोस्त की शादी में हम मिले थे, लेकिन हमारा व्यक्तिगत परिचय नहीं हुआ था, शायद इसीलिए आपको याद नहीं। मेरी वाणी ने मेरा साथ छोड़ रखा था। मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। वान्या और तुम्हें दोनों को शायद मेरे दिल का हाल समझ में आ रहा था, इसलिए आगे कुछ न कहते हुए तुमने अपने हाथ में पकड़ी हुई किताब मेरी तरफ बढ़ाई और मैंने कांपते हाथों से पकड़ लिया। कल मैं बादल भैया की अलमारी में इनकी किताबें रखने में सहायता कर रही थी, तभी मुझे गुनाहों का देवता उपन्यास मिला तो मैं खुशी से उछल पड़ी। मैंने भैया को बताया कि मेरी सहेली वर्षा इस उपन्यास को पढ़ना चाहती है, तो भैया ने कहा कि वे स्वयं अपने हाथों से ये किताब देना चाहते हैं, तो बस हमने तुम्हें सरप्राइज़ देने का प्लान बना लिया। मैंने किताब बैग में रखी और वर्षा से चलने की इजाज़त ये कहते हुए मांगी कि आज ड्राइवर नहीं आएगा, इसलिए ऑटो का वेट करना पड़ेगा। तभी तुमने कहा था आप चाहें तो हम आपको छोड़ दें। हाँ वर्षा चलना, आज भैया बाइक नहीं रोशन भैया की कार लेकर आए हैं, तुझे छोड़ते हुए हम अपने घर चले जाएंगे। छोड़ने का तो बहाना था, वास्तव में तो तुम मेरा घर देखना चाहते थे। घर के पास पहुंचते ही वान्या से बाय बोलकर मैंने गाड़ी से उतरकर डोरबेल बजाई। जब तक मंदा गेट खोलने आई तुम्हारी निगाहें बस मुझे देखती ही रहीं और मेरे गेट तक अंदर कदम रखते ही तुमने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैंने कपड़े चेंज किए और बेड पर आराम करने के लिए लेट गई। तभी बेड पर पड़े बैग की ओर ध्यान गया और लेटे ही लेटे किताब निकाली और जैसे ही पढ़ने के लिए खोला पारिजात के 4-5 पुष्प मेरे ऊपर गिरे। मैं सोचने लगी कि क्या मेरा और तुम्हारा कल का सपना एक ही था जो एक साथ सच हो रहा है। और तभी मैंने देखा फूलों के साथ ही एक छोटा सा लिफाफा गिरा जिसमें शायद आज का सबसे बड़ा सरप्राइज था। मेरी धड़कनें बढ़ी हुई थी। किसी तरह मैंने लिफाफा खोला तो उसमें एक खत था, तुम्हारे प्यार का पहला खत। मैं एकदम से उठकर बैठ गई, अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को संभालने के लिए पानी पिया और फिर तुम्हारा खत पढ़ने लगी। मेरी वर्षा, असीम प्यार। जिस समय तुम्हें देखा था उसी समय ईश्वर से तुम्हें मांग लिया था। लोगों ने भले ही ध्रुव तारा देखते समय मजाक किया था, पर मैं तो वास्तव में तुम्हारी नीली आंखों के गहरे सागर में डूब गया था। बारात से वापस आने के बाद मैं तुम्हारा पता पाने के उद्देश्य से अरविंद से मिला तो केवल इतना पता चल पाया था कि तुम्हारा घर लखनऊ में है, पर इतने से तो कुछ नहीं हो सकता था। ये तो ईश्वर की कृपा कहें या मेरा तुम्हारा मिलन निश्चित था, इसलिए संयोग से मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता था। पर यह कहाँ पता था कि तुम भी वहीं पढ़ती हो, और पता भी होता तो इतने बड़े विश्वविद्यालय में तुम्हारा पता लगाना असंभव ही था। लेकिन उस दिन से निरंतर क्लास समाप्त होने के बाद तुम्हारी खोज जारी थी। कभी निरर्थक हजरतगंज में लव लेन में घूमता रहता और कभी शाम को क्लार्क के पीछे गोमती नदी के किनारे तुम्हारी खोज में अकेले बैठा सोचता रहता कि क्या पता तुम कहीं दिख जाओ, पर हर बार निराशा ही हाथ लगी। किसी ने बताया था कि बाराबंकी में एक पारिजात का वृक्ष है, उससे जो मांगो पूरा हो जाता है। मैं वहाँ भी गया तुम्हारे लिए। बीएससी फाइनल एग्ज़ाम के पहले होने वाली फेयरवेल में तो मैं जाना ही नहीं चाहता था, पर भला हो मेरे दोस्तों का जो उन्होंने जिद करके गांव जाने से रोक लिया, और फिर स्टेज पर जो हुआ उसकी तुम बराबर ही की साक्षी हो। ईश्वर ने मेरी सारी प्रार्थनाएं अप्रत्याशित रूप से कल सच कर दी और तुमको मैंने अपने सामने साक्षात देखा। ऐसा लग रहा था मानो ये कोई सपना था। मैं निर्निमेष तुम्हें देख रहा था। जिहा ने तो शब्दों का साथ ही छोड़ दिया था। तभी नीतिका के अनाउंस करने पर तुमने गीत गाना शुरू कर दिया, और संयोग देखो कि वो मेरा भी पसंदीदा गीत है। वर्षा, तुम सोच रही होगी कि मोबाइल के ज़माने में मैं तुम्हें खत क्यों लिख रहा हूँ। तो मेरी प्यारी वर्षा, जितना कुछ मैं दिल का हाल लिखकर बता रहा हूँ उतना शायद मैं तुम्हारे सामने बोल नहीं पाता। और फिर अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। कल से जब से तुम्हें देखा था मन तय नहीं कर पा रहा था कि किस तरह तुमसे मिलकर अपने दिल का हाल कहूँ। तभी वान्या ने तुम्हारे लिए किताब मांगी तो मानो भगवान ने मुझे रास्ता दिखा दिया और मैं बहाने से उसके साथ आ गया। वर्षा, मैंने पत्र में अपना मोबाइल नंबर लिख दिया है। यदि मेरे और तुम्हारे हृदय का हाल एक सा हो तो बस एक मिस्ड कॉल दे देना। शेष तुम्हें अपने जीवन में शामिल करना मेरी जिम्मेदारी है, अन्यथा अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम
और साथ की निःशब्द प्रतीक्षा करूँगा। तुम्हारा बादल। पत्र समाप्त हो चुका था। मैंने उलट कर देखा तो पीछे एक मोबाइल नंबर लिखा था। तुम्हारे लिए व्याकुल मन तुरंत नंबर मिलाना चाहता था, पर मस्तिष्क उसे पापा के मान सम्मान का हवाला देकर रोक देता था। दोपहर से शाम हो गई और मन की उलझन सुलझ न सकी। मैं बेड से उठकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। दिवा शौशान का समय था। सूर्य और संध्या का मिलन हो रहा था और दूर क्षितिज पर धरती और आकाश भी मिलते हुए दिखाई दे रहे थे। प्रकृति के सारे उपादान मुझे प्रेम में मिलन का संदेश दे रहे थे। अकस्मात मेरे मन में छाया दुविधा का कुहासा छट गया और मैंने उस नंबर पर मिस्ड कॉल दे दी। वर्षा दीदी, आपको मेम साहब बुला रही हैं। ठीक है, तुम जाओ। मंदा के जाने के कुछ देर बाद मैं नीचे आई तो मम्मी ने बताया कि पापा का फ़ोन आया था, शायद उनके साथ कोई शाम को आएगा। मैं अनमन सी सुनती रही तो मम्मी ने दोबारा कहा, वर्षा जाकर चेंज कर लो, पता नहीं कौन आ रहा है। किसी के आने से मुझे क्या, मैं पढ़ने जा रही हूँ, मुझे उनके सामने मत बुलाना। गुस्सा मत करो, तुम्हें कोई देखने नहीं आ रहा है, लेकिन तुम अपने पापा को तो जानती हो, अपनी प्यारी होनहार बेटी से सबको मिलाते ज़रूर है। मेरे मन के आकाश में अनजाने ही चिंता की घटाएं गिरने लगी थी, क्योंकि मम्मी की योजनाएं मुझसे छिपी नहीं थीं। सबकी माँओं की तरह दिन रात मेरे विवाह के सपने देखना ही उनका रोज का काम है। मैं चुपचाप वहाँ से उठकर रूम में आ गई। मैं अपने कमरे में आकर अपने कोर्स की पुस्तक पढ़ने के बजाय गुनाहों का देवता का उठाकर पढ़ने लगी और पढ़ते पढ़ते कब मैं कहानी की नायिका सुधा बन गई और तुम चंदर, मुझे पता ही न चला। 2 घंटे बाद जब मंदा खाना खाने के लिए बुलाने आई तब होश आया। मैंने उसे मना करके उल्टे पांव वापस भेज दिया। थोड़ी देर बाद मम्मी खुद ही आ गई और फिर मुझे बेबस होकर जाना पड़ा। पापा के मित्र जा चुके थे और पापा अब डाइनिंग टेबल पर मेरे इंतज़ार में बैठे थे। ये देखकर मन को बहुत बुरा लगा, पर क्या करती, मन पर तो सारे समय तुमने अधिकार कर रखा है। मैंने पापा को सॉरी बोला और चुपचाप थोड़ा सा खाना लेकर खाने लगी। थोड़ी देर बाद पापा ने कहा, पढ़ाई का ज़्यादा टेंशन मत लो, तुमने साल भर मेहनत की है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जी पापा, बोलकर मैं वापस अपने रूम में जा रही थी, तभी पापा ने मम्मी से धीरे से कहा कि ये लिफाफा जो भानु प्रताप दे गए हैं, इसे संभाल कर रख दो। इसमें लड़के की जन्म पत्री है जो कल पंडित जी को देना है। मेरा अंदाज़ा सही था। पापा मम्मी चुपचाप वर खोजने में लगे थे। उनकी बातें मन को विचलित कर रही थी, क्योंकि तुम्हारी जगह अब किसी और की कैसे हो सकती थी। मैं अपने मन में उनके प्रयासों को रोकने के तरीके सोचते हुए रूम में आ गई और उपन्यास फिर से उठा लिया। पढ़ते पढ़ते कब सुबह के 4 बज गए पता ही नहीं चला। उपन्यास लगभग समाप्त होने वाला था और अब मेरा मन सुधा और चंदर के भाग्य से खुद को जोड़कर बिल्कुल देखना नहीं चाहता। मैं तुम्हें सुधा की तरह प्यार करते हुए जीवन के पथ पर साथ चलना चाहती थी। मैं अपने जीवन में तुम्हारी जगह किसी और को नहीं देना चाहती थी। पक्षियों का कलरव भोर की सूचना देने लगा था। मैं बेड से उठकर खिड़की पर आकर खड़ी हो गई। बाहर प्रियतम चंद्र से बिछुड़कर उदास रजनी अपने मुख पर झिलमिल सितारों का घूंघट डालकर अपने अश्रु छिपाकर जाने की तैयारी में थी और दूसरी ओर सूर्यदेव के आगमन से हर्षित उषा ने अपना अरुणिम आंचल लहराना आरंभ कर दिया था। एक तरफ उदासी थी, दूसरी ओर उल्लास। मैं दोनों के बीच उलझी हुई थी। तभी सूर्य का लाल गोला धीरे धीरे ऊपर आ गया। अंधेरा पूरी तरह दूर हो गया। हर ओर जीवन के उत्सव का रंग बिखरने लगा और साथ ही मेरे भी मन के आकाश में उदासी के मेघों के बीच से खुशियों का इंद्रधनुष उदित होकर रंग बिखेरने लगा। मैं स्वतः तुम्हारे फ़ोन की प्रतीक्षा करने लगी। खिड़की से हटकर बेड पर आ गई और लेटे लेटे तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करते करते कब निद्रालोक में सपनों के हिंडोले पर तुम्हारे संग झूलने लगी पता ही नहीं चला। तुम्हारे संग मैं आकाश की ऊंचाइयों तक झूल रही थी। तभी फ़ोन की बेल बजी और मैं जाग गई। फ़ोन उठाया तो तुम्हारी जगह वान्या थी और 10 बजे पिकनिक पर चलने का आग्रह कर रही थी। मैंने मना किया तो कहने लगी कि कुछ सहेलियों की विवाह है, परीक्षा के बाद शायद भेंट ना हो, इसलिए सब चाह रहे हैं। उस दिन संडे था और एग्ज़ाम अगले हफ्ते था, इसलिए मम्मी पापा ने जाने की इजाज़त दे दी। उस दिन हम लोग स्मृति विहार पार्क गए थे। मेरे और वान्या के अलावा मोहिता, रुचि, मीता, मान्या, केसरी और रोहन भैया के साथ तुम भी थे।
हम लोगों ने पार्क की हरितमा के बीच घूमते हुए देखा। कुछ और लड़के भी तुम्हारे क्लास के थे वहाँ, जो शायद तुम्हारी ही तरह किसी के लिए आए थे। खाने पीने के बाद अंत्याक्षरी का खेल शुरू हुआ। मैं, वान्या और रोहन भैया एक तरफ थे और तुम, मोहिता और केसरी एक तरफ। बाकी लोग उत्साहित करने के लिए थे दोनों तरफ। मुकाबला टक्कर का था। तभी तुम्हारी तरफ अक्षर आया था घा, और तुमने गीत गाना शुरू किया। घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही। इधर तुम चुप हुए, उधर तालियां बजाने लगे सब लोग। गीत की 2 लाइन के बजाय तुमने पूरा गीत गाया। गाते हुए मेरी ओर तुम्हारी नज़रें उठती थीं। ये मैं अपनी नीची निगाहों से देख रही थी और गीत के बोलों में तुम्हारा मौन इशारा समझते हुए अगले दिन शाम को टहलने जाने का बहाना सोच रही थी। शाम हो गई थी, सब चलने के लिए तैयार हो चुके थे। मुझे चिंतित देखकर वान्या ने तुमसे मुझे घर छोड़ने को कहा था और तुम तैयार हो गए, क्योंकि तुम्हारे रास्ते में ही तो मेरा घर था। घर पहुंची तो अंधेरा हो चुका था। ड्राइंग रूम से कुछ लोगों के बोलने की आवाज़ आ रही थी। शायद संडे को कहीं जाने की बात हो रही थी। मैं वहाँ से चुपचाप दबे पांव ऊपर आ गई, क्योंकि पापा अगर देख लेते तो बुलाते ज़रूर। थोड़ी देर बाद मंदा कमरे में ही चाय नाश्ता ले आई। शायद मम्मी को मेरे आने का पता चल गया था। मैंने चेंज करके चाय पी और अपनी किताब कॉपी लेकर बैठ गई, पर मन तो तुम्हारे ख्यालों में खोया हुआ था। 8 बजने वाले थे। मंदा 2 बार आ चुकी थी बुलाने और मैं बस तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन जब तीसरी बार मंदा आई तो मुझे बेबस होकर जाना पड़ा। पर मन वो तो कमरे में ही रह गया, फ़ोन की प्रतीक्षा में। मुझे देखते ही मम्मी ने कहा, कितनी देर लगा दी। मैं बिना कुछ बोले खाना खाने लगी। तभी फ़ोन की बेल सुनाई दी और मैं खाना आधा छोड़ कर चल दी तो मम्मी ने टोक दिया, खाना खा कर जाओ, बाद में कॉल बैक कर लेना। मैं जब खाना खाकर ऊपर अपने कमरे में आई और फ़ोन देखा तो तुम्हारा फ़ोन था। कॉल बैक किया तो तुमने नहीं उठाया। मन में एक संशय घर कर गया था कि कहीं तुम बुरा तो नहीं मान गए। मन में उल्टे सीधे ख्यालों के साथ ही अनायास आँख से आंसू बहे जा रहे थे। तभी मैसेज टोन सुनाई दी। तुम्हारा व्हाट्सएप संदेश था। रोती हुई आंखें मुस्कुराने लगी थी। तुमने कल शाम 6 बजे घर के पीछे पार्क में बुलाया था। अगले दिन शाम को मैंने अपना सुंदर सा सूट पहनकर जब नीचे आई और मम्मी को बताकर पार्क के लिए जाने लगी तो पापा भी साथ चल दिए टहलने। मैं मन महसूस कर रह गई, कुछ कह नहीं पाई। पर वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं पापा के साथ पार्क पहुंची। हम दोनों पार्क की हरियाली के बीच बने ट्रैक पर टहलने लगे। मैं बीच बीच गेट की ओर देखती और तुम्हें ना पाकर उदास हो जाती, और वैसे भी तुम आते भी तो पापा साथ थे, क्या बात कर पाती। थोड़ी देर टहलकर हम दोनों बेंच पर बैठ गए। पापा कुछ ना कुछ बोल रहे थे और मैं अपने ख्यालों में खोई हुई हाँ हूँ में जवाब दे रही थी। तभी अचानक मैंने सुना पापा किसी को आशीर्वाद दे रहे थे। निगाह उठाई तो तुम पापा के चरण स्पर्श कर रहे थे। पापा ने कहा, वर्षा बेटा, ये बादल है, हमारे होनहार छात्र। निश्चय ही ये हर बार की तरह इस वर्ष सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेंगे। तुम पापा के छात्र थे और तुम्हारे प्रति उनके विचार इतने अच्छे थे। ये निश्चय ही हमारे लिए शुभ संयोग था। तुमने उस दिन पापा से कहा था कि घर आकर उनसे कुछ समझना चाहते हो, और उन्होंने तुम्हें शनिवार शाम का समय दिया था, क्योंकि रविवार को उन्हें कहीं जाना था। लगभग आधे घंटे हम साथ थे, लेकिन तुम और पापा ही बात कर रहे थे। मैं तो जैसे वहाँ थी ही नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपने पास महसूस करके ही खुश थी। उस दिन पापा के पूछने पर तुमने उनको बताया था अपने घर परिवार और आगे की पढ़ाई के बारे में। हमारे तुम्हारे जाति धर्म एक थे, ये जानकर पापा के चेहरे की चमक कुछ अलग ही संदेश दे रही थी। हम लोग साथ ही पार्क के बाहर निकले। तुमने पापा को बताया था कि तुम वहाँ किसी मित्र से मिलने आए थे और वापसी में उन्हें वहाँ बैठे देखकर उनका आशीर्वाद लेने आ गए। तुम बाइक स्टार्ट करके चले गए और हम लोग भी घर आ गए। उस दिन पापा ने मम्मी से तुम्हारी बहुत तारीफ की। आज का ये शुभ संयोग मेरे नहीं, हमारे जीवन में नए रंग भरने वाला था। तुमसे कुछ बात ना करके भी लग रहा था कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला था। मैं बड़ी बेसब्री से परसों शाम का इंतज़ार कर रही थी। इंतज़ार की घड़ियाँ वास्तव में कितनी कठिन और लंबी होती हैं, आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। सुबह से कितनी बार सीढ़ियाँ चढ़ उतर चुकी थी,
बार बार कमरे में जाती, फ़ोन चेक करती और फिर नीचे आकर लॉन में टहलती, कभी मम्मी के पास बैठ जाती। 5 बजे पापा आए और उन्होंने बताया कि तुम अभी थोड़ी देर बाद आने वाले हो। तुम्हारे आने की खबर की महक से मेरे मन के साथ साथ पूरा वातावरण महकता सा प्रतीत होने लगा था। खुशियों से लबालब मन का घट छलकने ही वाला था कि मेरे फ़ोन की बेल बजी और मैं भागकर जब तक पहुंची फ़ोन कट गया और व्हाट्सएप मैसेज आया कि गेट खोलने तुम ही आना ठीक 6 बजे। 6 बजने में 10 मिनट थे, इसलिए मैं पहले से ही जानकर लॉन में टहलने लगी। निगाह गेट पर थी, होंठ मुस्कुराते हुए गुनगुना रहे थे एक गज़ल। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, शाम महके तेरे तसब्बुर से, शाम के बाद फिर शहर महके। एक आहट सुनाई दी और इंतज़ार ख़त्म हुआ क्योंकि गेट पर तुम खड़े थे। मैंने जाकर गेट खोला और तुमने अंदर घुसते ही धीरे से बिना कुछ बोले एक लाल गुलाब की कली और एक छोटा सा लिफाफा मुझे पकड़ा दिया। और तब तक गेट खुलने आवाज़ सुनकर अचानक पापा बाहर आ गए। मेरे हाथ में लिफाफा और गुलाब की कली थी, जिसे मैंने जल्दी से अपने दुपट्टे में छिपा लिया क्योंकि सामने पापा थे और दिमाग काम नहीं कर रहा था। तभी तुम्हें देखकर पापा ने दूर से ही तुमसे कहा, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। अगले पल तुम पापा के चरणों में झुके थे और मैं मौका पाकर जल्दी से अपने कमरे में भाग गई थी। गुलाब की कली हृदय से लगाकर अपनी डायरी में छिपा दी और धड़कते दिल से लिफाफा खोला और तुम्हारा पत्र पढ़ने लगी। मेरी वर्षा, असीम प्यार, जब से तुमसे मिला हूँ हर पल मेरा दिल तुम्हारे साथ के लिए तड़पता है। मेरे दिन और रात बस तुम्हारी ही यादों की खुशबू से महकते हैं। कितनी उम्मीद से उस दिन तुमसे मिलने आया था, लेकिन फिर तुम्हारे साथ किसी को देखकर मन उदास हो गया था। पर जब पास आकर देखा तो वे मेरे ही प्रोफेसर थे, जो कि तुम्हारे पापा थे। ये तो शुभ संयोग है कि तुम्हारे पापा यानी प्रोफेसर साहब मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हैं और ये बात हमें साथ लाने में सहायक ही होगी। ईश्वर ने हमें जिस तरह दोबारा मिलाया है, निश्चय ही उसका आशीर्वाद हमारे साथ है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हम दोनों के घर में विवाह की बातें चल रही होंगी, जो हम दोनों के लिए मुश्किल पैदा कर सकती हैं। पर तुम चिंता मत करना, इस जीवन में तुम्हारे अलावा कोई और लड़की मेरी जीवन संगिनी नहीं बन सकती। आज प्रोफेसर साहब से मिलकर डाउट्स क्लियर करना तो बस एक बहाना था। वास्तव में तो तुम्हें एक नज़र देखना और अपने प्यार का संदेश पहुंचाना था। उस दिन पिकनिक में अपने गीत के माध्यम से मैं जो कुछ तुमसे पूछ रहा था, तुम्हारी झुकी नज़रों से मिल रहा, उसका जवाब मैं ही नहीं, वहाँ उपस्थित सारे लोग समझ रहे थे। वर्षा, परसों से एग्ज़ाम है, फिर भी मैं सर से कुछ पूछने के बहाने तुम्हारे घर आने की कोशिश करूँगा, पर शायद संडे से पहले नहीं, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं उन्हें मुझ पर संदेश ना हो जाए। इसलिए पहले मैं उनके मन में अपनी अच्छी छवि बनाना चाहता हूँ। लेकिन तुम मुझे इस पत्र के जवाब में फ़ोन ज़रूर करना, मैं इंतज़ार करूँगा। मैं तुम्हें स्वयं फ़ोन करता, लेकिन पहले मैं ये समझना चाहता हूँ कि तुम किस समय सहज हो फ़ोन उठाने में। तुम्हारी मधुर आवाज़ सुनने की प्रतीक्षा में तुम्हारा बादल। तुम्हारा पत्र पढ़ने के बाद तुम्हारे प्यार के एहसास की खुशबू से मेरा हर पल महकने लगा। मैं जाने कितनी देर तक तुम में खोई रहती, तभी खाना खाने का बुलावा आ गया। आज डाइनिंग टेबल पर पापा मम्मी की चर्चा का केंद्र बिंदु तुम ही थे। आज मैं ही नहीं, पूरा घर तुम्हारी खुशबू से महक रहा था। जब तक जागती रही तब तक दिलो दिमाग में तुम ही छाए थे। बार बार सोच रही थी इस प्यार के अनोखे एहसास के बारे में, और सोच रही थी कि किस समय तुम्हें फ़ोन करूंगी और क्या बोलूंगी, कैसे बोलूंगी। बहुत घबराहट थी, पर तुम्हारे पत्र का जवाब तो देना ही था। यही सब सोचते सोचते नींद आ गई, और फिर तो मेरी पूरी रात तुम्हारी खुशबू से महकती रही, क्योंकि मेरे ख्वाबों में तुम थे और मेरा हर पल तुम्हारे एहसास से महक रहा था। खिड़की से आती ठंडी हवा के झोंकों ने प्यार से सहलाया तो आँख खुली। घड़ी की ओर देखा तो 8 बज रहे थे। बहुत देर हो गई थी और हड़बड़ा कर उठ बैठी। मेज पर रखी खुली डायरी के पन्ने हवा से उड़ रहे थे और उनमें से झांकती गुलाब की कली मुझसे कह रही थी तुम्हें फ़ोन करने को। मैंने उठकर तुम्हारा नंबर मिलाया और तुमने तुरंत उठा लिया। शायद तुम्हें इंतज़ार था फ़ोन का। तुमने कहा, हेलो वर्षा। वर्षा, तुमने लगभग 10 मिनट तक बात की और मैं बस सुन रही थी। क्या करती? धड़कनें बढ़ी हुई थी। दिल में जो एहसास थे उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, लेकिन तुमने मेरे को भी पढ़कर समझ लिया था।
तुम्हारे फ़ोन रखने के बाद मैंने गुलाब की कली को एक बार हृदय से लगाकर तुम्हें महसूस किया और उसे फिर से डायरी में सहेज कर डायरी बंद करके मेज पर रख दी। मैं नहाकर बाल सुलझा रही थी और मन में तुम्हारे गीत के बोल चल रहे थे। कल सुबह देखा जो बाल बनाती वो खिड़की में आई नज़र और अधरों पर मुस्कान थी। वर्षा दीदी चलिए नाश्ता लग गया है और आपके बाबा भी आए हैं, कब से बुला रहे हैं आपको। मैं तुम्हारे ख्यालों में इस तरह डूबी थी कि कुछ सुनाई नहीं दिया। मंदा के पुकारते ही सचेत हुई और जल्दी से तैयार होकर नीचे आ गई। वास्तव में बाबा बैठे थे, मुझे देखते ही खुश हो गए। मैंने उनको प्रणाम करके आशीर्वाद लिया और बैठ गई उनके पास। नाश्ता करने के बाद बाबा मेरी पढ़ाई के बारे में और अंबर भैया के बारे में पूछते रहे। थोड़ी देर बाद बाबा और पापा चले गए। तब मम्मी ने कहा, जून में गांव में चाचा जी की बेटी रजनी जो तुमसे छोटी है उसका विवाह है और तुम्हारे बाबा दादी भी जल्दी से जल्दी तुम्हारा कन्यादान करना चाहते हैं। मम्मी मुझे अभी पढ़ना है और रजनी तो किसी तरह गांव के स्कूल से 8वीं तक पढ़कर घर में बैठी है। आप मेरी और उसकी बराबरी कर रही हो। बेटा बात बराबरी की नहीं है, जितनी अधिक तुम्हारी पढ़ाई होगी उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का खोजना पड़ेगा और फिर दहेज भी उतना ही ज़्यादा देना पड़ेगा। मम्मी दहेज देना लेना तो कानूनन जुर्म है, तो आप लोग पढ़े लिखे होकर ऐसा जुर्म करोगे। बेटा हम सब जानते हैं कानून, लेकिन हमारे समाज में बिना दहेज लड़की का ब्याह होना बड़ी टेढ़ी खीर है। जब से कानून बना है तब से पढ़े लिखे शिक्षित लोग पर्दे के पीछे से लेते हैं और गांव के लोग तो किसी कानून से नहीं डरते, धड़ल्ले से लेते हैं दहेज, तथा जिनकी बेटियां हैं वो किसी तरह देते हैं जिससे उनकी बेटी सुखी रहे। मम्मी की बातें सुनकर मन फिर बादल के ख्यालों में खो गया। वो भी तो अभी पढ़ ही रहा है और कहीं उसके घर वाले भी दहेज के लालची हुए तो। एक पराठा और दें? नहीं मम्मी बस, मेरा पेट भर गया है। बस एक ही पराठा इतनी देर में खाया और पेट भी भर गया, एक और खा लो। नहीं मम्मी और नहीं, अब और खाऊंगी तो फिर दोपहर में कुछ नहीं खा पाऊंगी। अच्छा ठीक है रहने दो। मम्मी मैं जा रही हूँ रूम में, कल मेरा पहला पेपर है और मुझे आज दिन भर रिवीजन करके रात में समय से सोना है, कहकर मैं उठ गई। अपने रूम में आकर मैं पढ़ाई में लग गई। करीब 2 बजे मैं दोपहर का खाना खाने गई तो मम्मी पापा से फ़ोन पर कह रही थी कि आप घर आइए, यहाँ आपस में विचार करके फैसला करेंगे। क्या हुआ मम्मी, आप परेशान क्यों हैं? और पापा और बाबा कहाँ गए हैं? बेटा तुम्हारे पापा और बाबा आज उस दिन जो भानु प्रताप जी ने रिश्ता बताया था वहीं गए हैं, लेकिन बात नहीं बनी। गुड़ तो 30 बन रहे हैं पर लड़का क्लास 1 का अधिकारी और उसके पिताजी ब्लॉक प्रमुख है, इसलिए दहेज का सवाल बड़ा कठिन है जो सुलझ नहीं रहा है। तेरे बाबा तो तैयार हैं, लेकिन मैंने तेरे पापा से जल्दबाजी में फैसला लेने को मना किया है। मम्मी की बात सुनकर मुझे तो सुकून मिला, पर चिंता टली नहीं थी। शाम 5 बजे पापा और बाबा आ गए। चाय पर सब साथ थे। मम्मी पापा दहेज के लालचियों के यहाँ रिश्ता करना नहीं चाहते थे। वहीं बाबा का विचार था कि ये सामान्य बात है, अच्छा घर वर बिना दहेज के मिलना असंभव है। अगले दिन सवेरे पापा ने लड़के वालों को फ़ोन करके मना कर दिया तो मैं मन ही मन प्रसन्न हो गई। 7 बजे निकलना था क्योंकि 8 बजे से मेरा पेपर था। बाबा मेरे साथ ही निकले थे। मुझे कॉलेज छोड़कर ड्राइवर बाबा को गांव ले जा रहा था, इसलिए मुझे आज फिर ऑटो से जाना था। परीक्षा के बाद मैं ऑटो के इंतज़ार में थी, तभी तुमने बिल्कुल पास आकर बाइक रोकी और तुम्हें देखकर मेरी निगाहें झुक गई थी। फिर तुमने ही पूछा था कि मैं वहाँ क्यों खड़ी हूँ। तब मेरे बताने पर आग्रह करके मुझे घर छोड़ने आए थे। उस दिन मम्मी ने जब तुम्हें देखा तो अंदर बुला लिया तो मैं डर गई थी, लेकिन जब मैं अपने कमरे में आ गई और जब चेंज करके नीचे गई तो मम्मी तुमसे खाना खाकर जाने का आग्रह कर रही थी और मेरे मन का डर कम हो गया। उसी दिन शाम को जब पापा आए तो मम्मी ने तुम्हारे बारे में उनसे बात की थी। पापा को तो तुम पहले ही पसंद थे, बस तुम अभी पढ़ रहे थे इसलिए वो बात बढ़ाना नहीं चाहते थे। पर मम्मी का तर्क था कि लड़का होनहार है और जॉब लग जाएगी तो दहेज बढ़ जाएगा, और फिर अभी तो घर बार भी देखना है, कुल परिवार देखना है, और सबसे पहले जन्मपत्री मिल जाए तो ये भी पता लगाना है कि दहेज के लालची तो नहीं है। मम्मी के विचारों ने मेरे मन के आंगन में उम्मीद के सैकड़ों दीप एक साथ जला दिए थे। सब अच्छा हो रहा था, बस जन्मपत्री मिल जाए और दहेज का दानों राह ना रोके। अभी रास्ता बहुत लंबा था, पर मन था कि अभी से मंजिल पर पहुंचकर खुशियों की मिठाइयां बांटने लगा था।
2 महीने तक परीक्षाएं चली थीं और उस बीच मेरी तुम्हारी एक बार भी भेंट नहीं हुई थी। लेकिन इस बीच पापा ने कॉलेज से तुम्हारा पता लेकर मामा जी से बात की और उन्हीं के माध्यम से रितु के ससुराल वालों के द्वारा तुम्हारे कुल परिवार के बारे में पता लगा लिया था। और फिर एक दिन मामा जी के साथ तुम्हारे घर गए थे रिश्ते के लिए। ईश्वर की कृपा से हमारी जन्म पत्रियाँ मिल गई थीं। परीक्षा के बाद जब तुम अपने घर गए थे और तुम्हारी मम्मी यानी मेरी सासू माँ ने तुम्हें फ़ोटो दिखाई थी तो तुमने बिल्कुल अनजान बनकर उनकी पसंद को अपनी पसंद बताकर स्वीकृति दे दी थी। और ये बात जब तुमने फ़ोन करके बताई तो मन वासंती हो उठा और एक साथ मेरी सारी उम्मीदों के फूल खिलकर मेरे मन को महकाने लगे। अंबर भैया जब छुट्टियों में आए तो वे बाबा को लेकर तुम्हारे घर गए थे और शाम को जब वहाँ से लौट कर आए तो बाबा तो खुश थे लेकिन भैया अनमने थे। मम्मी के बहुत पूछने पर उन्होंने कहा, मम्मी वर्षा शुरू से शहर में रह रही है, वो गांव में कैसे रह पाएगी और लड़का भी अभी पढ़ रहा है, इसलिए मेरा मन इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हो रहा है। भैया की चिंता जायज़ थी। शुरू से ही मुझे गाँव के नाम पर बुखार आता था। जब भी मम्मी दादी के पास जाती थी मैं 2 दिन में ही वापस लौटने की जिद करने लगती थी और अब ये पूरे जीवन का फैसला था। लेकिन तुम्हारे प्यार के लिए तुम्हारे साथ हर जगह रह लूँगी। भैया अपनी बात कहते हुए मेरी ओर देख रहे थे पर मैंने अपनी पलकें झुका ली थी। पापा और बाबा भी वहीं थे। मम्मी के कुछ बोलने से पहले ही पापा ने कहा, बेटा ये बात मैंने पहले ही कही थी लेकिन तुम्हारी मम्मी और बाबा इससे सहमत नहीं है। इन लोगों का कहना है कि लड़का बहुत होशियार है, निश्चय ही उन्नति करेगा। पुराने जमींदार हैं, जमीन जायदाद भी बहुत है और सबसे बड़ी बात परिवार बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन पापा वर्षा अभी ग्रेजुएशन कर रही है, इसकी पढ़ाई का क्या होगा? इसके बारे में बात की आपने? हाँ, बादल के पिताजी से बात हो गई है। उन्होंने कहा है कि केवल 2 साल की बात है, नवंबर तक शादी होगी, तब तक सेकेंड ईयर पूरा हो जाएगा और जब तक गौना होगा तब तक 3rd ईयर हो जाएगा। दान दहेज की बात साफ साफ कर ली है आप लोगों ने? मम्मी ने धीरे से कहा क्योंकि मम्मी ज़्यादातर पापा और पापा के बीच में बोलती नहीं थी। हाँ, सब बात हो गई है और मैंने वहीं पंडित जी को बुलाकर एंगेजमेंट, बरीक्षा, तिलक और विवाह की तिथियां तय कर दी हैं। अगले सप्ताह बरीक्षा और एंगेजमेंट और नवंबर में तिलक और विवाह है। जवाब बाबा ने दिया तो सब चुप हो गए। बाबा की बातें सुनकर हृदय के सागर में खुशियों की तरंगें इतनी ऊंची उठ रही थी कि मेरे पाँव जमीन पर नहीं थे। अगले सप्ताह ही एंगेजमेंट और बरीक्षा थी, इसलिए सब लोग इंतज़ाम के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे और मैं भागकर अपने रूम में आकर बैठी ही थी कि तुम्हारा फ़ोन आ गया। मैंने फ़ोन उठाया, फ़ोन हमेशा की तरह, और बस हेलो कहकर चुप हो गई। लेकिन तुम बोलते जा रहे थे। वर्षा, ध्रुव तारे का आशीर्वाद सच हो गया। मंजिल मिल गई हमारे प्यार को। हमारे प्यार का मधुमय स्वप्न यथार्थ की राह पर था। उसे मंजिल मिल गई थी, वो शीघ्र ही परिणय में बदलने वाला था। वर्षा, वर्षा कहाँ खो गई? तुम खुश तो हो वर्षा? रोज़ मैं बोलता हूँ और तुम सुनती हो, आज तुम्हें बोलना पड़ेगा। आई लव यू। मैं तुम्हारी बात से सचेत हुई और उस दिन पहली बार तुम्हें आई लव यू कहा और फ़ोन रख दिया। तुम सामने होते तो देखते मैं खुद से ही शर्मा रही थी और मेरे कपोल आरक्त हो उठे थे। अगले दिन बाबा गांव चले गए। भैया और पापा ने होटल आदि की बुकिंग की। मम्मी ने तुम्हारे लिए अंगूठी और परिवार वालों के लिए कपड़े खरीदे। परीक्षा और एंगेजमेंट के एक दिन पहले गांव से दादी, बाबा और चाचा का परिवार आ गया। मम्मी और चाची ने मिलकर उपहारों की पैकिंग की तथा नज़र के लिफाफे बाबा के निर्देशन में भैया ने तैयार किए। फल, मेवा और मिष्ठान एक दिन पहले आना था। कहते हैं सुख के क्षण जल्दी बीतते हैं। ये एक सप्ताह का समय भी पंख लगाकर उड़ गया और सगाई का दिन आ गया। एक दिन पहले ही फल और मेवा, मिष्ठान सुंदर सुंदर डलियों में सज कर आ चुके थे। सगाई और बरीक्षा समारोह दिन में 12 के बाद रखा गया था, तुम्हारे घर वालों की इच्छा अनुसार, क्योंकि उन्हें शाम तक गांव वापस लौटना था। हालांकि सीतापुर कोई दूर नहीं था, पर सबने उनकी इच्छा का मान रखा। मुझे मम्मी ने 10 बजे ही पार्लर भेज दिया था, चाची की बेटी बेला के साथ। बेला भी अपनी ड्रेस लेकर गई थी और वो भी वहीं तैयार हुई थी।
12 बजे सब लोग होटल पहुंच गए। उस दिन हम दोनों ने एक ही रंग के कपड़े पहने थे, रेड और येलो कॉम्बिनेशन। सब लोग ये संयोग देखकर हैरान थे और हम दोनों आनंदित। उस दिन के समारोह में केवल परिवार के लोग थे, इसमें रिश्तेदारों को कोई नहीं बुलाया गया था। थोड़ी देर में पंडित जी आ गए और पहले परीक्षा फिर सगाई समारोह विधिवत संपन्न हो गया था। हम दोनों की उंगलियों में एक दूसरे की अंगूठियां सज चुकी थीं। पापा और अंबर भैया ने सबको नज़र के लिफाफे और भेंट उपहार यथोचित अभिवादन करके समर्पित कर दिए। उस दिन तुम्हारे छोटे भाई नीरज की हरकतें मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। वो जिस तरह बेला को छेड़ रहा था, मौका पाकर, और बेला असहज हो रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं बेला ने किसी से कह दिया तो बड़ा बवाल हो जाएगा। लेकिन बेला ने जब किसी से नहीं कहा तो मैं भी बाद में भूल गई, जो शायद नियति ही चाहती थी कि आगे की कार्य निर्विघ्न हो। अन्यथा प्रारब्ध में जो कहानी लिखी जा चुकी थी वो पूरी कैसे होती। सगाई और विवाह में लगभग 5 महीने थे, लेकिन अधिमास और पितृपक्ष के कारण तैयारी के लिए 2 महीने ही बचे थे। लगन शुरू होते ही तुलसी विवाह के दिन का शुभ मुहूर्त निकला था। भैया को जुलाई में वापस जाना था, इसलिए उन्होंने पापा से शादी के लिए गेस्ट हाउस और लॉन की बुकिंग के लिए कहा। तो पता चला कि तुम्हारे घर वाले चाहते हैं कि विवाह पैतृक गांव से हो, और इसके बारे में उन्होंने तुम्हारे बाबा से पहले ही बात कर ली थी। भैया को ये प्रस्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन जब बाबा अपनी स्वीकृति दे आए थे तो अब कुछ नहीं हो सकता था। 20 जून को भैया को वापस जाना था और उसी दिन तुम्हारा रिजल्ट आया था और तुमने पूरे विश्वविद्यालय में टॉप किया था। पापा बहुत खुश हुए थे। मेरा रिजल्ट भी अच्छा था, पर तुम्हारे जैसा नहीं। तुम्हारा भाई नीरज भी वहीं सीतापुर में ग्रेजुएशन 2nd ईयर कर रहा था। वो भी पास हो गया था किसी तरह। तुमने ही उसके बारे में बताया था कि उसका पढ़ने में मन नहीं लगता। अब हमारी फ़ोन पर बात होने लगी थी। जुलाई के दूसरे सप्ताह से कॉलेज शुरू हो गया था। वान्या तुम्हारे मामा की लड़की थी और मेरी पक्की सहेली, इसलिए केवल उसी को पता था हमारे रिश्ते के बारे में। बाकी सबसे हमने छिपा रखा था। लेकिन कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते, तो लोगों तक हमारे प्यार की खुशबू पहुंचने लगी थी। अब हम लोगों के क्लासेस का टाइम बिल्कुल अलग था, तो हम यदा कदा कैंटीन और लाइब्रेरी में मिलते थे, पहले से तय करके, और प्रायः कभी ना कभी कोई परिचित देख ही लेता था। मम्मी ने अक्टूबर तक सारी खरीदारी पूरी कर ली थी। मामी को भी बुला लिया था। एक एक चीज़ देने वाली तैयार कर ली थी। शादी के 15 दिन पहले सारे सामान के साथ मम्मी गांव चली गई थी। पापा तो अक्सर आते जाते थे। मैं और अंबर भैया तिलक के एक दिन पहले गए थे। हमारा गांव लखनऊ सीमा पर था। बिजली भी थी और गेस्ट हाउस भी। बाबा के साथ जाकर भैया ने देखा तो खुश हो गए, क्योंकि कहने को गांव था पर सुविधाएं सारी थी। अगले दिन सवेरे ही कुल पुरोहित आ गए। पहले उन्होंने अंबर भैया को पूजा करवाकर तिलक की सामग्री से भरे थाल को मेरे हाथ पर रखकर संकल्प करवाया। उसके बाद सब लोग ले गए तुम्हारे घर चढ़ाने। पापा, चाचा, नाई और पंडित को मिलाकर 11 लोग गए थे। उस दिन रात में तिलक चढ़ने के बाद जब देर रात तुम्हारा फ़ोन आया और तुमने बताया कि सब कुछ अच्छी तरह से संपन्न हो गया, तो बेला मेरे साथ ही सो रही थी। मैं बस सुनती रही थी और फिर व्हाट्सएप किया था तुमको कि गांव में अब फ़ोन पर बात करना संभव ना होगा। अगले दिन से विवाह के मांगलिक कार्यक्रम आरंभ हो गए थे। हल्दी, रत जगह, तेल पूजन, मार्त पूजन, और फिर विवाह का दिन आ पहुँचा। सुबह भोर में सुहाग मांगने जाना था नंगे पैर। मम्मी बहुत परेशान थी, पर मुझे तुम्हारे लिए कच्ची गलियों के कंकड़ भी फूल लग रहे थे। सबसे पहले गौरी शंकर के मंदिर में माँ गौरी से सुहाग मांगा। फिर मंडप के नीचे 7 सुहागनें बारी बारी से सुहाग देते हुए गीत गा रही थीं। अरे सुहाग बदरिया बरसे, मड़ाए माँ सुहाग बरसे। सबसे बाद में धोबिन ने सुहाग दिया। उसके बाद मंगल स्नान हुआ। वैसे तो स्नान आदि के कार्य रात में होते थे परंपरा अनुसार, पर अभी मेहंदी लगनी थी और दोपहर बाद ब्यूटिशियन आने वाली थी, इसलिए मम्मी ने दादी को दिन में करने के लिए मनाया था किसी तरह। परंपराओं में ये परिवर्तन दादी को पसंद नहीं आ रहा था, पर रंग में भंग ना पड़े इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। जनवासे में बारात शाम को 6 बजे ही आ गई थी, पर द्वार तक आने में 9 बज गए। द्वार पूजा के बाद जयमाल होना था, लेकिन तुम्हारे घर के लोग सहमत नहीं हुए और तुम कुछ ना कर सके।
मन में मेरे कुछ दरक सा रह गया था, पर उसी समय लाउड स्पीकर पर गीत बजने लगा। आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना बस प्यार प्यार बन के। अब मेरे मन में तुम्हारे अलावा सब कुछ उसकी तुलना में बेमानी लगने लगा था। द्वार पूजा के बाद सबका भोजन हुआ, उसके बाद विवाह। मैंने जयमाल के लिए लहंगा पहना था। मंडप में चुनरी पड़ने के बाद उसे बदलना पड़ा, क्योंकि विवाह पीली साड़ी में होना था। पहले कन्यादान और फिर फेरे होते होते सुबह हो गई। पूर्व में अरुणिमा थी। चंद्र देवता अपने तारों के साथ जा चुके थे। हम दोनों ध्रुव तारे को देख न सके, बस उस दिशा में उन्हें अटल मानकर आशीष ले लिया। सवेरे 10 बजे विदाई हो गई। अब मम्मी पापा और भैया का बिछोह तुम्हारे प्रेम पर भारी पड़ रहा था। आंसुओं का बांध जो एक बार टूटा तो संभल नहीं सका। ससुराल के द्वार तक नैन बहते ही रहे। आज तुम्हारे लिए भी मुझे संभालना कठिन हो गया था। बहू परछन के लिए जब सासू माँ आई तब जाकर सिसकियाँ कम पड़ी। कोहबर के खेल में बार बार तुम मुझे जिता रहे थे, इसलिए भाभीयों ने तुम्हारा बहुत मजाक बनाया था। और इस हंसी खेल में कुछ देर के लिए मायके के बिछोह का दुख तिरोहित हो गया था। खेल समाप्त हुआ और मैं जीत गई थी। कोहबर में गांठ खोलने का नेक देने के बाद तुम बाहर चले गए थे और मैं वहीं बैठी थी। कुछ देर बाद तुम्हारी ताई जी की बेटी स्नेहा मुझे लेकर मेरे कमरे तक गई थी। कमरा काफ़ी बड़ा और साफ सुथरा था, पर वैसा नहीं था जैसी कल्पना की थी। मेरा खाना मेरे कमरे में आ गया था। स्नान घर और टॉयलेट पीछे की ओर आंगन में था। स्नेहा ही मुझे ले गई थी। मैंने स्नेहा से कहकर अपनी अटैची कमरे में मंगवाई और अपने कपड़े बदलकर तुम्हारी पसंद की पीली सी फॉन की साड़ी पहन ली। कमरे में पहले का पुराना पलंग पड़ा था, क्योंकि मेरा तो दहेज का सामान अभी खुला ही नहीं था। कमरे की खिड़की थोड़ी ऊंची भी थी। मैं कमरे का निरीक्षण कर रही थी, तभी मम्मी का फ़ोन आया और मेरे आंसू बह चले। उन्होंने बहुत सी बातें की, बहुत समझाया, और उनके फ़ोन रखने के बाद भी मैं उन्हीं के साथ कब स्वप्न लोक में विचरने लगी जान ही ना सकी। आने वाली नई सुबह मेरे जीवन की जो नई कहानी लिखने वाली थी, उसका पता मुझे कहाँ था। सुबह 5 बजे मोबाइल के अलार्म से नींद खुल गई, लेकिन उठने का मन नहीं था। किंतु अगले ही क्षण ध्यान आया कि नहीं, ये मायका नहीं ससुराल है, वो भी गांव में। और फिर अब मैं माँ की लाडली बेटी नहीं, बहू हूँ किसी की। परिणय सूत्र में बंधते ही जीवन के कैनवास में कुछ नए रिश्तों के रंग भर दिए गए हैं। दुनिया बहुत कुछ बदल चुकी थी, ये सोचते ही मैं तुरंत उठ गई। खिड़की का पर्दा हटाकर देखा तो अंधेरे और उजाले में कड़ा द्वंद्व जारी था। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका तो घर में सर्वत्र सन्नाटे का साम्राज्य था। सब लोग अभी तक सो रहे थे। मैं रात भर कमरे में अकेली थी और तुम एक बार देखने भी नहीं आए। शायद ये भी कोई नियम होगा यहाँ का। मैं अपने कपड़े लेकर नहाने चली गई और जब लगभग 1 घंटे बाद वापस आई तो कमरे में तुम्हारा भाई नीरज बैठा था पलंग पर, और उसके हाथ में मेरा फ़ोन था। मुझे देखते ही उसने फ़ोन रख दिया और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, जल्दी चलिए, आपको मम्मी बुला रही हैं। मैंने अपना हाथ धीरे से उससे छुड़ा लिया, ये कहकर कि अभी मैं तैयार होकर आती हूँ। स्पर्श की एक अपनी भाषा होती है और स्त्री को ईश्वर ने ऐसी शक्ति दे रखी है कि वो उसकी भाषा तुरंत पढ़ लेती है। मुझे नीरज का स्पर्श अपने हाथों पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कुछ देर बाद स्नेहा आई तो मुझे तैयार देखकर कहने लगी, अरे वाह, आप तो बहुत समझदार हैं, कहने से पहले ही तैयार हो गई। अपने मन से नहीं, नीरज भैया आए थे बुलाने। नीरज? फिर कुछ सोचते हुए कहने लगी, चलो भाभी, ताई जी गुलगुले बनाने के लिए बुला रही हैं। मैं उसके साथ चली गई और उस दिन मुझसे केवल गुलगुले बनवाए गए। कुल देवता के पूजन का प्रसाद महाराजी ने बनाया था। विवाह के बाद देवताओं को विदा करने की पूजा थी। उस दिन सुबह से शाम तक मंडप सिराने से लेकर कुल देवता के पूजन तक विविध कार्यक्रम होते रहे, जिसमें केवल मंडप सिराने तुम साथ गए थे। उसके बाद मैंने तुम्हें घर में एक बार भी नहीं देखा, पर हाँ, नीरज जरूर कई बार दिखा, आसपास मंडराते और हंसी मजाक करते हुए। मैं इंतज़ार कर रही थी भोजन के समय का कि शायद तुम उस समय दिखो, पर यहाँ स्त्रियों और पुरुषों का खाना भी अलग अलग था, इसलिए उस समय भी तुम्हारे दर्शन ना हुए। शाम को मुंह दिखाई की रस्म थी, क्योंकि तुम्हारे यहाँ रिसेप्शन का रिवाज नहीं था। शाम को जब
मैं नख से सिक तक पूर्ण श्रृंगार करके तैयार हुई और आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी मुझे आईने में स्नेहा दिखी और उसके पीछे 2 जोड़ी आंखें तुम्हारी थी। मैं लजाकर आईने के सामने से हट गई और स्नेहा जैसे ही तुम्हारी ओर मुड़ी तुम जल्दी से चले गए वहाँ से। मुँह दिखाई करते नाते रिश्तेदार जब मेरे रूप की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे, तभी सासू माँ ने ये कहकर कि रूप के साथ गुण भी होना चाहिए, मेरे अंतर मन में सद्य प्रज्वलित खुशियों नन्हे द्वीप त्वरित प्रभाव से बुझा दिए। देर रात तक गीत गाने का कार्यक्रम चला, जिसमें मुझे भी गाना पड़ा। सबने मेरे मधुर कंठ की बहुत प्रशंसा भी की, लेकिन सासू माँ के मुख से प्रशंसा का एक शब्द नहीं निकला। उस समय मम्मी की बहुत याद आई थी। बहुत देर से घूंघट में सिर झुकाए बैठे बैठे मैं थक गई थी। नींद से पलकें बोझिल हो रही थी, पर कुछ कह नहीं सकती थी। बड़ी देर बाद मौसी को मुझ पर दया आ गई और फिर उनके कहने पर स्नेहा मुझे ले गई वहाँ से, लेकिन कल वाले कमरे में नहीं, दूसरे कमरे में। ये दूसरी मंजिल पर था। स्नेहा बाहर से ही छोड़कर चली गई। मैं रूम के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद ही कर रही थी कि तुमने जाने कहाँ से आकर मुझे अपने बाहों के घेर लिया और मैं घबरा कर तुम्हारी बाहों में अचेत हो गई। पता नहीं कितनी देर बाद होश आया तो बेड पर तुम्हारी बाहों में थी। मुझे होश में आया देख तुम्हारा चेहरा खिल उठा। तुम्हें इतने करीब पाकर मेरा तन मन बासंती हो उठा। स्त्री सुलभ लज्जा से चूक गई पलकें और वे सारी रात भीगती रहीं तुम्हारे प्यार के अप्रतिम एहसास में। अर्धनिमिलित नैनों से देख डाले ना जाने कितने स्वर्णिम भविष्य के सपने, जो बस सपने ही रहे सदा। ब्रह्म मुहूर्त में जब पक्षी जागने का संदेश दे रहे थे, हम दोनों के ही नैन बंद होने की आज्ञा मांग रहे थे। मुश्किल से 2 घंटे सोए होंगे कि दरवाजे पर आहट हुई। मैंने उठकर दराज से देखा तो नीरज के जैसा ही कोई था। मैंने दरवाज़ा खोला तो सच में नीरज सीढ़ियाँ उतर रहा था। सुबह सुबह मेरा मन खराब हो गया। मन हुआ तुमसे कह दूं जो मन में चल रहा है। फिर देखा तो तुम गहरी नींद में निश्चिंत सोए थे, तो कुछ सोचकर रोक लिया अपने आप को। मैं तैयार होकर नीचे पहुंची तो तुम्हारी मम्मी रसोई में थी। मुझे देखते ही कहा, वर्षा तुम चाय नाश्ता बना लो, महाराजिन थोड़ी देर से आएगी। सुनकर मेरे तो हाथ पैर फूल गए थे। इतने लोगों के लिए तो कभी कुछ किया ही नहीं था। वो तो भला हो स्नेहा का जो आ गई किचन में, नहीं तो पता नहीं क्या होता। उसी दिन शाम को अंबर भैया चौथी लेकर लेने आ गए। पापा ने मेरे साथ तुम्हें भी बुलाया था और तुम मेरे साथ चलना भी चाहते थे, पर सासू माँ ने जाने नहीं दिया था। तुम अगले ही दिन लखनऊ वापस चले गए और भैया के साथ मैं अपने मायके। मम्मी पापा भी दुखी थे तुम्हें साथ ना देखकर। मुश्किल से 3 दिन बीते ही होंगे कि संदेशा आ गया फिर से ससुराल जाने का। अगले दिन सुबह ही ससुर जी आ गए और मैं शाम को उनके साथ वापस आ गई। तुम तो 1 हफ्ते बाद ही लखनऊ चले गए थे, क्योंकि पढ़ाई का नुकसान हो रहा था। हर शनिवार घर आते थे और सोमवार की सुबह चले जाते थे। नीरज ने एक दिन सासू माँ के सामने ही मुझसे बेला से विवाह की बात चलाने को कहा था, और मैंने जब ये कहकर मना कर दिया कि वो बहुत छोटी है और चाचा जी अभी उसका विवाह नहीं करेंगे, तो नीरज मुझसे लड़ने लगा। सासू माँ भी वहीं थी, लेकिन उन्होंने उसे रोका नहीं, बल्कि मुझे ही डांटने लगी कि नीरज में क्या कमी है जो तुमने इस तरह मना करके अपमान किया। उनका ये रूप देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। उस दिन से घर में सबका व्यवहार मेरे प्रति बदल गया था। घर का सब काम मेरे ऊपर छोड़ दिया गया। काम ही करते करते रात के 12 बज जाते थे। पढ़ने का तो बिल्कुल समय ही नहीं मिलता था। मेरी किताबें तो अब मुझे चिढ़ाने लगी थी और उसके ऊपर से नीरज की बदतमीजियाँ बढ़ गई थी। तुमने जब घर में मेरा पक्ष लिया तो सब तुम्हें भी जोरू का गुलाम कहकर कोसने लगे। उस दिन से तुम बहुत परेशान रहने लगे थे और तुमने मेरे पापा से मेरी पढ़ाई का हवाला देकर वहाँ से लाने को कहा था। पापा और भैया तो पहले ही चिंतित थे मेरी पढ़ाई के लिए, और जब तुमने भी कह दिया तो 1 महीने बाद पापा स्वयं गए, बात करने गए। तो बड़ी मुश्किल से ससुर जी ने ये कहकर भेजा कि हर छुट्टी में ससुराल जाना होगा। मैं पापा के साथ वापस लखनऊ आ गई। अगले दिन से कॉलेज जाने लगी। कॉलेज में तुम कभी कभी मिल जाते थे और अब घर भी आते थे। ससुराल वालों के व्यवहार से मम्मी थोड़ी चिंतित थी, पर तुम्हारी तरफ से निश्चिंत थी। पीजी के साथ साथ तुम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, फिर भी ससुर जी का सख्त ऑर्डर था हर शनिवार घर आने का।
शिवरात्रि की छुट्टी के साथ रविवार पड़ रहा था। सासू माँ ने तुम्हें आज्ञा दी थी मुझे साथ लाने के लिए, लेकिन उसी दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मम्मी पापा ने तुम्हें भी फ़ोन करके बुला लिया और उस शनिवार मैं क्या तुम भी नहीं जा सके। डॉक्टर ने तुमसे मेरा और ज़्यादा ध्यान रखने को कहा था। हम दोनों रिश्ते का एक नए रूप को जीने की ओर कदम तो बढ़ा चुके थे, लेकिन जीवन की परिस्थितियाँ चिंतित कर रही थी। लेकिन उसी क्षण मम्मी पापा के आशीर्वाद के संबल ने चिंताओं के अंधकार से बाहर निकलने का साहस दे दिया। मेरे ससुराल ना जाने तुम्हारे घर में नाराज़ लोगों का उनका वंश आगे बढ़ने की खबर भी खुश ना कर सकी। और जब तुमने अपने घर में बताया कि डॉक्टर ने मुझे पूरा बेड रेस्ट बताया है, तो सासू माँ और नीरज के विरोध करने पर भी ससुर जी ने मायके में ही रहने को कह दिया था और मेरे दिल में उनके लिए इज्जत बढ़ गई थी। फितरती आदमी अलग अलग समय में अपने स्वार्थ बस अलग रूप रखता है। ये मैं अब वो तब कहाँ जानती थी। अब तुम्हारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। अपनी पढ़ाई, मेरी पढ़ाई और मेरा स्वास्थ्य सब तुम्हें देखना था। हर शनिवार घर जाना भी आवश्यक था, अन्यथा तुम्हारे मम्मी पापा नाराज़ हो जाते थे। तुम चुपचाप सब हंसते हंसते संभाल रहे थे। होली में अंबर भैया आए थे। उनका एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में प्लेसमेंट हो गया था। पापा ने होली में तुम्हारे पिताजी को सपरिवार बुलाया था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। तुम होली के 2 दिन बाद आए थे शाम को मिलने। अपने घर के बारे में कोई बात चलने पर तुम मौन धारण कर लेते थे। भैया तुम्हारी स्थिति देखकर मेरे लिए बहुत चिंतित हो जाते थे, पर क्या कर सकते थे। नियति के आगे तो भगवान भी हार गए थे। फिर हम तो साधारण मनुष्य थे। 2 महीने बाद भैया की ज्वाइनिंग थी। हमारी भी परीक्षाएं हो गई थी। तुमने भी यूपीएससी का प्रीलिम क्लियर कर लिया था। सितंबर में मेन एग्ज़ाम की डेट थी। मेरी डिलीवरी डेट भी सितंबर में ही थी। जून लास्ट में मेरे ग्रेजुएशन और तुम्हारे पीजी का रिजल्ट आ गया। तुम इतनी समस्याओं के साथ भी पहले स्थान पर, और तुम्हारी वजह से मैं भी अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो गई थी। 15 जुलाई से यूनिवर्सिटी खुल गई थी। मैं घेरदार अनारकली सूट पहनकर किसी तरह 1 महीने तक मैं क्लास अटेंड करने गई। उसके बाद डॉक्टर ने मना कर दिया था। तुम प्रायः रोज़ मिलने आते थे और हमेशा कहते थे, देखना हमारी प्रेरणा कितनी भाग्यशाली है। मैंने प्रीलिम एक बार क्लियर कर लिया और 23 सितंबर को होने वाले मेन एग्ज़ाम में भी निश्चय ही सफलता मिलेगी। पर नियत की चाल को हम समझ पाते तो हमारे सपने बेरंग ही क्यों होते। 9 सितंबर को सुबह से ही मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। रात को दर्द बढ़ने पर मम्मी पापा ने हॉस्पिटल में एडमिट कराया। तुम सारे समय मेरे साथ थे। अगले दिन बड़े ऑपरेशन से हमारी बेटी का जन्म हुआ, जिसका नामकरण तो तुमने पहले ही कर दिया था। 1 सप्ताह तक मैं हॉस्पिटल में थी, पर तुम्हारे घर से कोई देखने तक नहीं आया। 3 दिन बाद तुम्हारा एग्ज़ाम था, इसलिए नामकरण 1.25 महीने बाद रखा गया। 6ठी बरही के लिए तुम्हारे घर खबर भेजी गई, पर तुम्हारी माँ ने बीमारी का हवाला देकर आने से मना कर दिया। हमारी नन्ही गुड़िया बिल्कुल तुम्हारी प्रतिकृति थी। तुम्हारी देखा देखी सब उसे प्रेरणा बुलाने लगे थे और वो अपनी बड़ी बड़ी पलकें ऐसी झपकाती थी मानो सब समझ रही हो। उस दिन तुम जब एग्ज़ाम के लिए जा रहे थे मम्मी से आशीर्वाद लेकर, तो ना जाने क्यों प्रेरणा एकदम से रो रही थी, जैसे तुम्हें रोक रही हो। तुम उसका करुण रुदन सुनकर गेट से वापस लौट आए थे, लेकिन फिर वापस जाना पड़ा और फिर ऐसे गए कि वापस ही नहीं आए। सुबह से शाम हुई, फिर रात हो गई, पर तुम्हारा कहीं पता ना था। पापा ने तुम्हारे घर फ़ोन किया, पर तुम वहाँ भी नहीं थे। रात में पुलिस स्टेशन गए, पर रिपोर्ट नहीं लिखी गई। मम्मी पापा परेशान थे। मेरी तो दुनिया ही अंधेरी थी तुम्हारे बिना। जाने कैसे कैसे भयानक ख्याल जीने का साहस छीनने की कोशिश कर रहे थे। और हमारी प्रेरणा, वो तो अचानक ही सोते सोते करुण क्रंदन करने लगती थी, मानो अनजाने ही किसी गहरी प्रेरणा में थी। भैया को भी पापा ने खबर दे दी थी। वो अगले दिन पहुंचने वाले थे। किसी भयानक तूफान की आशंका से रात भर किसी की आंखों में नींद ना थी। सुबह 5 बजे डोरबेल बजी। अभी अंधेरा ही था, इसलिए बाहर ज़्यादा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। पापा ने गेट के अंदर से पूछा था, कौन? बाहर से आवाज़ आई, पुलिस। सीतापुर में तुम्हारे पापा ने मेरे पापा और भैया के ऊपर तुम्हारे अपहरण व हत्या का केस दर्ज कराया था। पुलिस पापा को लेकर चली गई। दोपहर में भैया भी आ गए थे
और फिर 2 दिन बाद जमानत हो सकी थी। पुलिस अब तुम्हें खोजने के बजाय मेरे पापा और भैया को अपराधी साबित करने में तुली थी। नियति की बदली हुई चाल ने मेरे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल दी थी। बिना तुम्हारे मुश्किलों के इस सफ़र में दिन, महीने, साल बदलते रहे। हमारी प्रेरणा बड़ी होती रही और अनवरत चलती रही। नियति द्वारा आयोजित मेरे जीवन संघर्ष की परीक्षाएं। मैंने ग्रेजुएशन और बीएड करने के बाद सेंट्रल स्कूल में नौकरी कर ली। पापा, मम्मी और भैया मेरे जीवन संघर्ष में हर पल मेरे साथ थे। प्रेरणा के तुम्हारे बारे में पूछे गए हर मासूम सवालों के जवाब वे स्वयं बन गए थे। पापा मम्मी मेरे जीवन के इस अंतहीन पतझड़ के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानते थे और मैं उनके जीवन की मुश्किलों के लिए खुद को दोषी मानती थी। तुम्हारे बिना जीवन जीने का असहनीय दंड सहने की मेरी वेदना का साक्षी केवल ईश्वर था। आंसू सिर्फ रात के अंधेरे में ही नैनों कोठरों से बाहर आने के लिए मचलते थे। दिन में तो बस केवल आंखों में तुम्हारी अंतहीन प्रतीक्षा और तुम्हारे जीवन का सपना था जिसे अब मुझे पूरा करना था। सालों केस चला था, पापा का पैसा बहुत खर्च हुआ, लेकिन तुम्हारे घर वालों को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हर जगह हार मिली थी। पापा और भैया ने केस लड़ने के साथ साथ तुम्हें खोजने में कोई कसर बाकी न रखी। पर मेरी किस्मत ही मुश्किलों का सफ़र अकेले तय करना लिखा था, इसलिए तुम्हारा आज तक कोई पता न चला। इस बीच तुम्हारे भाई नीरज का भी विवाह हो गया और थोड़े ही दिन में उसकी पत्नी की हत्या के अपराध में पूरे परिवार के जेल जाने की खबर आई थी। मुझे ना जाने क्यों शुरू से ही तुम्हारा भाई अपराधी प्रवृत्ति का लगता था और कभी कभी तो शक होता था कहीं उसने मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। पर अगले ही पल ईश्वर से तुम्हारी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगती, क्योंकि अंतर्मन के कोने में अभी भी तुम्हारे आने की आशा का दीप जला कर रखा है। तुम्हारा परिवार 7 साल बिना जमानत जेल में रहा। तुम्हारा पूरा घर बर्बाद हो गया, पर अभी भी वे लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए थे। पहले तुम्हारे पिताजी ने पापा को फ़ोन करके उन पर केस करने के लिए क्षमा मांगी, फिर नीरज से विवाह करके मेरी ज़िंदगी संवार कर अपने अपराध का प्रायश्चित करने का अवसर मांगने लगे। क्रोध से पापा कांपने लगे थे उनकी बात सुनकर। तभी भैया ने उनसे फ़ोन ले लिया और तुम्हारे पिता से दोबारा फिर कभी फ़ोन ना करने को कहकर फ़ोन काट दिया। गिरगिट भी रंग बदलने में इन लोगों के सामने मात खा जाएगा। ऐसे घर में तुम जैसे इंसान का जन्म जरूर तुम्हारे प्रारब्ध के कारण हुआ होगा। 7 साल जेल में रहकर भी ना इन्हें अपराध बोध हुआ, ना प्रवृत्ति बदली। दहेज हत्या वाले केस में तुम्हारा परिवार बच गया क्योंकि लड़की वालों ने केस वापस ले लिया था और अब नीरज का मुझसे विवाह कराकर संत बनना चाहते थे, जो हो ना सका। इसलिए चिढ़कर तुम्हारे पिता और नीरज ने मेरे चरित्र पर कलंक लगाकर प्रेरणा को तुम्हारी बेटी न मानते हुए मुझे और प्रेरणा को पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार से वंचित कर दिया। मुश्किलें तो जैसे मेरी चिरसंगिनी बन गई थी। एक जाति नहीं थी कि दूसरी दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी। तुम्हारे जाने के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जो मेरे घर वाले इस झूठे केस के कारण चैन से सोए हों। और अब फिर से एक नई मुसीबत। मैंने वकीलों से सलाह लेकर उत्तराधिकार के लिए केस दायर कर दिया, क्योंकि मैंने अब तक जो सहा वो सिर्फ तुम्हारे लिए था। लेकिन अब ये मेरे सम्मान और हमारी बेटी के अधिकार की लड़ाई है और उसके रास्ते में अब अगर मौत भी आई तो उसे पीछे हटना पड़ेगा। 4 साल से केस चल रहा है और तारीख पर तारीख चल रही है। हियरिंग में पूछे जाने वाले सवालों का विस्तार करना अत्यंत कठिन है। कभी कभी लगता है बहुत मुश्किल है सफ़र में आगे बढ़ना, पर तुम्हारा और प्रेरणा का ख्याल करके चल पड़ती हूँ। समय अपनी चाल चल रहा था और उसी के साथ जारी था मेरा मुश्किलों भरा सफ़र भी। हमारी प्रेरणा को मेरे जीवन की परिस्थितियों ने असमय ही बहुत समझदार बना दिया है। उसने मेरे जैसा रूप, रंग और तुम्हारी जैसी बिलछड़ बुद्धि पाई है। अब वो मुझसे तुम्हारे बारे में कोई भी सवाल नहीं पूछती। अपने बचपन के मासूम सवालों के जवाब उसने स्वयं खोज लिए हैं। हर कक्षा में मेरिट में प्रथम स्थान लाकर स्कॉलरशिप प्राप्त करके उसने आईआईटी कानपुर से बीटेक की डिग्री ली है। इस साल कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों का लाखों का पैकेज ठुकराकर यूपीएससी की तैयारी की। तुम्हारी तरह आईएएस बनना उसका सपना है। प्रीलिम्स और मेन क्लियर करने के बाद इंटरव्यू हुआ था, जिसका आज रिजल्ट आना है और संयोग से आज ही उत्तराधिकार के केस का फैसला भी आना है। हमारी प्रेरणा को पूरा विश्वास है अपने परिश्रम पर और मुझे हमारी बेटी पर, क्योंकि वो तुम्हारी यानी अपने पापा की परछाई है।
उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है कि बड़े बड़े घबरा जाते हैं, किंतु मेरे अंदर जो तुम्हें खोने के बाद डर जड़ जमा कर बैठ गया है वो निकलता ही नहीं। अब नियति कोई खेल ना खेले, मुझ में साहस नहीं बचा है अब कुछ भी सहने का। अतीत की स्मृतियों के सागर में उठती लहरों के साथ डूबता उतराता वर्तमान के किनारों को स्पर्श करने की कोशिश करता मन महसूस ही ना कर सका कि कब अंधेरे की चादर हटाकर उषा सुंदरी ने अपनी लाल चुनरिया लहराई, कब रवि की सुकोमल रश्मियों ने मोहक नृत्य किया और कब आसमान में धूप इठलाने लगी। डाइनिंग हॉल से आती सबके बोलने की आवाज़ से लगा नाश्ते का समय हो गया था। मैं भी जल्दी से फ्रेश होकर हॉल में पहुंची तो पापा ने कहा, वर्षा बेटा, यूपीएससी का रिजल्ट आ गया था और हमारी प्रेरणा ने पूरे देश में टॉप किया है। तुम्हारी बेटी ने आज तुम्हारा सपना पूरा कर दिया। मम्मी पापा भैया सबके चेहरे खिले हुए थे। भैया के दोनों बेटे अपनी प्रेरणा दीदी से स्पेशल गिफ्ट के लिए पक्का प्रॉमिस करवाने में लगे थे। सारे न्यूज़ चैनलों पर आज हमारी प्रेरणा की ही चर्चा है। सबके फ़ोन आ रहे हैं, सबको जल्दी है सबसे पहले उसका इंटरव्यू लेने की। प्रेरणा ने शाम का समय दे दिया क्योंकि दिन में कोर्ट का फैसला आना है। जाने क्यों वर्षों से दिन के समय कोर्टों में कैद आंसू भी आज सारे बंधन तोड़कर बाहर आ गए। आज हमारी प्रेरणा तुम्हारा सपना जी रही है। कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आया था। हमारी प्रेरणा को उसका अधिकार मिल गया था। सारे देश में हमारी बेटी की चर्चा है। न्यूज़ चैनलों पर उसका साक्षात्कार सुनकर कितने ही एकेडमी वाले उसे अपने छात्रों को प्रेरित करने के लिए आए दिन आमंत्रित करते रहते हैं। तुम्हारे पिताजी और नीरज ने फिर एक बार रंग बदलकर फ़ोन किया था अपनी पोती को आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन सफल नहीं हो सके। प्रेरणा की ट्रेनिंग और पोस्टिंग में लगभग 2 साल का समय लगा। पोस्टिंग से पहले वो 1 हफ्ते के लिए घर आई थी। तभी बीटेक में उसके सीनियर और वर्तमान में आईपीएस अधिकारी यश सोलंकी का फ़ोन आया सीतापुर से और मुझे बिना कुछ बताए प्रेरणा भैया के साथ सीतापुर चली गई। 2 दिन बाद जब वे लोग वापस लौटे थे तो उन्होंने बताया कि कोई सुपारी किलर पकड़ा गया था। उसने जो अपहरण और मर्डर किए थे उनमें एक तुम्हारा भी नाम था और अपहरण के लिए सुपारी दी थी तुम्हारे भाई नीरज ने। लेकिन बाद में जब उसी ने पिता के साथ जाकर मेरे परिवार पर केस कर दिया तो उस किलर ने तुम्हें, इसके आगे मैं सुन ना सकी थी। नीरज ने केस के बहाने पिता से धीरे धीरे कुछ पैसे उसे दिए थे और कुछ अभी तक बाकी थे। बदले की आग में जल रहा नीरज इतना गिर जाएगा ये हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। उसने मेरी सबसे प्यारी चीज़ छीन ली थी। प्रेरणा ने नीरज के ऊपर अपने पापा के अपहरण और हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। अगले दिन ही पुलिस नीरज को उठा लाई। पहले नीरज साफ मुकर गया और सबको देख लेने की धमकी देने लगा, लेकिन इस बार उसके सारे दांव फेल हो गए। 2 दिन की पुलिस हिरासत में मिली यातनाओं ने उसे तोड़ दिया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। नीरज की गिरफ्तारी के बाद एक दिन तुम्हारे पिता आए थे। वो चाहते थे कि हम उन्हें क्षमा कर दें और केस वापस ले लें। उनका कहना था कि उन्हें भी नीरज ने अंधेरे में रखा था, लेकिन अब उसके अलावा कोई उन दोनों का कोई सहारा भी नहीं है। मैं आज भी इस आदमी को समझने में असमर्थ थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम इसके बेटे ही नहीं थे। और माँ, वे भी कहीं सौतेली तो नहीं है। मैं बिल्कुल की कर्तव्य विमूढ़ हो गई थी। मम्मी पापा भी चुप थे। तभी अचानक प्रेरणा वहाँ आ गई और उसने कहा, आपको क्षमा मिल सकती है यदि जो मैं कहूँ वो आप हमें दे दें। उन्होंने तुरंत कहा, बेटा तुम जो मांगोगी हम तुम्हें दे देंगे। क्या आप मेरी माँ के उन आंसुओं का हिसाब दे सकते हैं जो आप सबके कारण बहे हैं? मेरी माँ के जीवन के 25 वर्ष वापस लौटाकर उनकी बैरंग जिंदगी में रंग भर सकते हैं? मेरे जीवन में पिता के अभाव की पूर्ति कर सकते हैं? मेरे नाना और मामा के ऊपर पुलिस केस करके जो आपने उनका मान मर्दन किया है उसकी भरपाई कर सकते हैं? ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? ऐसा भी कहीं होता है? लेकिन मैं ऐसा करूँगी। उस हत्यारे को उसके अपराध का दंड दिलवाकर अपनी माँ के एक एक आंसू का बदला लूँगी। चले जाइए आप यहाँ से और दोबारा कभी यहाँ दिखाई मत देना, वरना आप भी अपने बेटे के साथ दिखाई दोगे। प्रेरणा का क्रोध देखकर सब चकित थे। हमारी सौम्य प्रकृति वाली बेटी के हृदय के सुप्त ज्वालामुखी में आज विस्फोट हो गया था और दहकता हुआ लावा तुम्हारे परिवार को और बढ़ चला था। उस दिन जो हुआ उसके बाद कभी तुम्हारे घर वालों की हिम्मत नहीं पड़ी हम सबसे संपर्क करने की।
हमारी बेटी प्रेरणा के प्रयासों से फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला। नीरज के वकीलों की कोई दलील काम नहीं आई और उसे आजीवन कारावास की सजा हो गई। इतने लंबे समय बाद तुम्हारी बेटी की वजह से तुम्हें न्याय मिला। हमारी बेटी प्रेरणा ने अपने पिता के हत्यारे को उसकी असली जगह पहुंचा दिया। तुम्हारी मुस्कुराती हुई तस्वीर पर फूलों का हार चढ़ गया था, क्योंकि तुम्हारे वापस लौटने की उम्मीद का दिया पूरी तरह बुझ चुका था और ज़िंदगी से हर वो रंग भी रूठ गया था जो अभी तक तुम्हारे कहीं होने का प्रतीक था। जी तो वैसे भी रही थी तुम्हारे बिना ज़िंदगी, लेकिन एक आस थी तुम्हारे लौटने की, पर अब वो भी टूट गई थी। फिर भी जीना है अपनी प्रेरणा के लिए। आप सभी लोगों का इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।